प्रस्तुत है। भारत एक युवा देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा यहाँ हैं। और इसीलिए युवा यानी क्या? तो युवा यानी ऊर्जा है। युवा यानी हिम्मत, साहस, धैर्य है। सब कुछ न्योछावर कर देने की वृत्ति है। ऐसे कई गुण युवा के भीतर होते हैं और इसीलिए कहा जाता है, युवाओं के होठों पर जो गीत हैं, वे गीत उस देश का भविष्य बताते हैं। वे गीत यानी केवल गीत नहीं हैं, तो गीत यानी उन युवाओं के सपने क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं। वे जिस मूल्य व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, वह मूल्य व्यवस्था कौन सी है, उनके आदर्श कौन से हैं, उनका दृष्टिकोण कौन सा है, यह दर्शाने वाले वे प्रतीक हैं। और इसीलिए यदि ये गीत देशभक्ति के, साहस के, नवाचार, इनोवेशन के, एकता के ऐसे होंगे, तो जो सपना होगा देश का, उनके सभी युवाओं के सामने, और देश का जो भविष्य होगा वो एकदम सकारात्मक होगा। लेकिन यदि वे गीत विद्रोह के होंगे, द्वेष के होंगे, स्वार्थ के होंगे, निराशा के होंगे, उदासीनता के होंगे, तो उस देश का भविष्य हमेशा खतरे में हो सकता है। आज के इस कालखंड में जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, उस समय में इन युवाओं के बीच काम करने वाला संगठन और एक राष्ट्रीय विचार लेकर काम करने वाला संगठन, इसका रिलेवेंस, इसकी प्रासंगिकता अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होती है। अभी का जो सीजेपी का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का सचमुच एक केस स्टडी के रूप में सभी को अध्ययन करना चाहिए। ये केवल अभी के रूप में सबके सामने स्पष्ट रूप से उभर कर आया, लेकिन ये वैसे पिछले कुछ वर्षों से लगातार चलता आ रहा फिनोमेना, घटनाक्रम है। और यदि अध्ययन करना हो तो इस पूरे आंदोलन की क्रोनोलॉजी क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसकी सपोर्ट सिस्टम क्या है, और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स कौन से हैं, और उसके पीछे की विचारधारा कौन सी है, इस सबका अध्ययन करना चाहिए। क्रोनोलॉजी देखें तो अभिजीत डिपके, उस अर्थ में मराठवाड़ा का अपना वहाँ का, उसने जब ये सीजेपी लॉन्च की तब शुरुआती 2-3 दिनों में उसे प्रचंड फॉलोइंग मिली और फिर प्रत्यक्ष रूप से वो भारत आया और भारत में 6 तारीख को आया। 7 तारीख को उसने आंदोलन किया। उस समय जैसा चाहिए था वैसा कुछ प्रतिसाद नहीं मिला। फिर 7 से 19 जून तक वो देश भर के अलग अलग शहरों में घूमा और उन अलग अलग शहरों में उसने आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया। वहां भी उसे प्रतिसाद वैसा कुछ नहीं मिला और 20 तारीख से फिर जंतर मंतर पर एक अर्थ में धरना आंदोलन शुरू किया और क्रमशः उसके बाद इस आंदोलन का स्वरूप बदलता गया। ऐसा क्या हुआ होगा कि इस आंदोलन का स्वरूप बदल गया? ऐसी कौन सी सपोर्ट सिस्टम उससे अटैच हुई? ये यदि देखना हो तो कौन कौन सी संस्थाएं, संगठन इस आंदोलन से जुड़े, उसकी एक सूची देखनी चाहिए। यानी हमें उसकी जो एक सपोर्ट सिस्टम है उसकी एक कल्पना आ सकती है। इस आंदोलन में स्वाभाविक आयु वर्ग, युवा आयु वर्ग था, छात्रों का आंदोलन था और इसीलिए कई छात्र संगठन इससे जुड़े। उसमें जो प्रोमिनेंट मंच का संचालन कर रहे थे, उस अर्थ में इतना प्रोमिनेंट स्थान जिसका था, वो संस्था थी ऐसा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। दूसरी सक्रिय लीड थी नेतृत्व। कई संगठनों के नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे अर्थ में सक्रिय ऐसा संगठन था एसएफआई। कई मानवाधिकार संगठन इससे जुड़े। एमनेस्टी इंटरनेशनल जुड़ा, ह्यूमन राइट्स वॉच जुड़ा, पीयूसीएल, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जुड़ा, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस जुड़ा। कई जनजातीय संगठन इससे जुड़े। ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल जुड़ा, बीएपीएसए, बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन जुड़ा, ऑल ट्राइबल असम स्टूडेंट्स यूनियन जुड़ा। कई महिला संगठन इससे जुड़े। पिंजरा तोड़ कलेक्टिव, हमें याद होगा कि पिंजरा तोड़ आंदोलन पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग विश्वविद्यालयों में हुआ था। उसका एक फोरम उन्होंने बनाया है पिंजरा तोड़ कलेक्टिव के रूप में। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जुड़ा, वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रिप्रेशन जुड़ा, जेंडर जस्टिस कलेक्टिव जुड़ा। ऐसी कई बड़ी सूची बन सकती है। कई मुस्लिम संगठन इससे जुड़े। एसआईओ स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा, एमएसओ मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव जुड़ा, माइनॉरिटी एंड बहुजन राइट्स फोरम जुड़ा। कई ईसाई संस्थाएं इससे जुड़ी। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम जुड़ा, ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन जुड़ा, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया एनसीसीआई के रूप में प्रसिद्ध संस्था वो जुड़ी। जैसा कि मैंने पहले कहा, कानून लीगल के क्षेत्र में काम करने वाली कई संस्थाएं भी जुड़ी, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं जुड़ी, पत्रकारिता से जुड़ी कई संस्थाएं जुड़ी, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जुड़ा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जुड़ा, किसान यूनियन जुड़े, संगठन जुड़े जिन्होंने किसान आंदोलन खड़ा किया। ऐसे 2 प्रमुख संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन, ये जुड़े। तो ये है। कई मजदूर संगठन जुड़े, एआईटीयूसी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिसे सीआईटीयू-C2 कहते हैं, ऐसे कई मजदूर संगठन जुड़े। कई विदेशी संस्थाएं जुड़ी, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स जुड़ी, इत्यादि। अब इतनी सारी संस्थाओं को जोड़ने का काम किसने किया? आपको यदि मैथोडोलॉजी देखनी हो, कार्य पद्धति यदि देखनी हो, सपोर्ट सिस्टम यदि देखनी हो, तो इसका अध्ययन करना होगा कि ये किसने किया। प्रस्तुत है
और फिर यह यदि और स्पष्ट होना हो तो इस पूरे आंदोलन में मंच से जो बोला गया, जो बताया गया, जो नारे दिए गए, जो व्यक्ति आए उनकी तरफ देखें तो फिर हमारे ध्यान में आएगा कि इस मंच पर हिंदू विरोध क्यों हुआ। इस मंच से भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसा नारा देने वाले और उसका समर्थन करने वाले लोग क्यों आए। इस मंच पर पूरा कब्जा वामपंथियों ने कैसे कर लिया। इस मंच पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां कैसे सम्मिलित हुईं और ये केवल छात्र आंदोलन न रहकर राजनीतिक आंदोलन में कैसे कन्वर्ट हो गया। ये केवल दिल्ली में ही नहीं तो संपूर्ण देश भर के सभी राज्यों में कई जिलों में इस प्रकार का आंदोलन करने की रचना कैसे लगी। इसका कोऑर्डिनेशन किसने किया। विदेशी संस्थाओं, संगठनों और विदेशों में भी आंदोलन करने की पद्धति ये कैसे विकसित हुई है। और फिर ये सब यदि देखना हो तो हमें योगेंद्र यादव का वो वाक्य जो उन्होंने इस आंदोलन के बाद कहा उसे डिकोड करना आवश्यक है, उसे ठीक से समझना आवश्यक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसा कहा, डेमोक्रेसी का फ्यूचर अब इसके आगे संसद तय नहीं करेगी, सड़कों से तय होगा, इलेक्शन तय नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस से तय होगा। यह वाक्य क्या है तो इसे ठीक से समझ लिया। इसके पीछे का दर्शन, फिलॉसफी यदि डिकोड किया तो इस आंदोलन के पीछे आंदोलन का जो कॉज है वो जेन्युइन है, लेकिन आंदोलन भटका कैसे गया, वो किसके कब्जे में गया, यह यदि ठीक से देखें तो उस आंदोलन का अर्थ हमें ठीक से समझ में आ सकेगा। इसीलिए कहा कि इस आंदोलन से हमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। और फिर धीरे धीरे हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि जिसे वामपंथी लोग ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स, वैकल्पिक राजनीति कहते हैं, इसके एक उत्तम सफल प्रयोग के रूप में वे इस आंदोलन को देखते हैं। अब ये वैकल्पिक राजनीति यानी क्या? इसमें उन्होंने एक थ्योरी रखी है। वे कहते हैं कि सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स यानी क्या है। ये यदि ठीक से समझ लिया तो हमें इस सब का अर्थ समझ में आएगा प्रस्तुत है। और इसीलिए उनकी वैकल्पिक राजनीति यानी ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स जब कहते हैं तब दो बातें उन्होंने कहीं। उन्होंने एक कहा कि एक व्यवस्था जो है ये यानी अब संसदीय लोकतंत्र हमने स्वीकार किया है, ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था के आधार पर इस व्यवस्था में ही रहे तो हम क्रांति नहीं कर पाएंगे और इसीलिए इस संसद और इसकी सभी संस्थाएं जो यानी न्याय व्यवस्था होगी, पुलिस होगी, प्रशासन होगा, ये सभी व्यवस्थाएं जो हैं इन्हें चैलेंज किया जाना चाहिए। ये सिस्टम जो हैं इन्हें चैलेंज किया जाना चाहिए। और इन्हें चैलेंज कैसे करना है? तो दो मार्ग हैं। एक है आप इस इलेक्शन की प्रोसीजर में घुसिए और इस इलेक्शन की प्रोसीजर में घुसकर एक बार कब्जा कर लिया इस पूरे तंत्र पर और फिर आप इन सभी व्यवस्थाओं को बदलिए। उस विचार के लोगों ने ऐसे प्रयोग करके देखे, लेकिन इलेक्शन में जहां कुछ संभव नहीं हुआ, फिर दूसरा विकल्प क्या है उनके पास? तो दूसरा विकल्प सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स यानी क्या? तो लोकतंत्र द्वारा दिए गए अधिकारों का ही उपयोग करना। लोकतंत्र ने अधिकार कौन से दिए कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिर आपको आंदोलन की स्वतंत्रता है और फिर इस आंदोलन की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, इसका उपयोग करके आगे के काम करने हैं। फिर काम क्या है? तो उन्होंने एक 5 स्टेप तय किए हैं। उसमें एक है इन्फिल्ट्रेशन एंड टैक्टिकल पार्टिसिपेशन, ऐसा वे कहते हैं। इसमें इन्फिल्ट्रेशन कैसे करना है सभी सिस्टम में, आपकी न्याय व्यवस्था में, आपकी शिक्षा व्यवस्था में, आपकी ब्यूरोक्रेसी में। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में फिर कौन कौन सी थ्योरीज नहीं आती हैं, क्रिटिकल थ्योरी कैसे पढ़ाई जाती है, या DEI इंडेक्स, ये कॉर्पोरेट में भी आता है। दिस इज सबवर्जन ऑफ कॉर्पोरेट ऑल्सो। तो इस पद्धति से सबवर्जन करना, उसका इन्फिल्ट्रेशन करना। दूसरा करना, इन इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करना, खच्चीकरण करना, इन इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करना, इन इंस्टीट्यूशंस पर से विश्वास उठना चाहिए। फिर न्याय व्यवस्था पर से उठना चाहिए, आपके इलेक्शन कमीशन पर से उठना चाहिए, पुलिस प्रशासन पर से उठना चाहिए। इसलिए अलग अलग प्रश्न उपस्थित कीजिए। उनके खिलाफ ये पूरा सिस्टम चलाते समय कुछ न कुछ गलतियां होती ही हैं। उन गलतियों का मुद्दा, भांडवल बनाइए। और वॉर ऑफ पोजीशन वे कहते हैं, वैचारिक एक लड़ाई, वॉर ऑफ नैरेटिव, ऐसा चलाइए। और फिर इसके आधार पर संस्कृति, फिल्में, साहित्य, विश्वविद्यालय, इन माध्यमों से एक अलग प्रकार का कल्चर इसके भीतर। इस सब का परिणाम क्या? कितना भयावह है कि हमारे यहाँ लड़कियों की तरफ देखने की हमारी एक संस्कृति हमारी परंपरा में बताई जाती है। हमारी संस्कृति सिखाती है कि पराई स्त्री को माता के समान देखना चाहिए। ऐसी सीख देने वाली संस्कृति में जब यह आंदोलन हुआ तब व्यवस्था में वहां सुरक्षा में तैनात जो कुछ पुलिस अधिकारी थे उनसे बात हुई। वे बोले कि प्रस्तुत है, भाई साहब, जिस पद्धति से लड़कियां बिहेव कर रही थी तो उनको सहना बड़ा मुश्किल। जिस पद्धति का वेश परिधान कर रही थी, जिस पद्धति की भाषा बोल रही थी, जिस पद्धति के हाव भाव करती थी, शर्म तो हम आ रही थी। जिस पद्धति से संस्कृति का डिग्रेडेशन करने का प्रयास। फिर हमारे यहाँ लिव इन भी एक्सेप्टेड हो गया।
ये संस्कृति का डिग्रेडेशन अलग अलग तरीकों से करना, और फिर उनका आखिरी हथियार है वो यानी सड़कों पर एजिटेशन, आंदोलन। ऐसे ये मार्ग इस्तेमाल करके हमें सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी करना है, ऐसी उनकी थ्योरी। और हमारे सौभाग्य से बाबा साहेब ने इसके बारे में हमें बहुत पहले जागरूक किया हुआ है। हम अपने महापुरुषों का संदेश ठीक से ग्रहण नहीं करते और इसीलिए ऐसी गड़बड़ होती है। संविधान जब लागू हुआ, संविधान सभा का उनका जो अंतिम भाषण था, दिनांक 25 नवंबर 1949 को वो भाषण, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उनका अंतिम भाषण, वो भाषण प्रसिद्ध है। 3 वार्निंग स्पीच कहें 3। उन्होंने उसमें हमें चेतावनियां, इशारे दी। उसमें पहली चेतावनी क्या? तो पहली चेतावनी ये बताती है कि इस पूरे घटनाक्रम में देखते समय हमें किस पद्धति से इन सभी आंदोलनों की ओर अब देखना चाहिए। वे कहते हैं वो कालखंड ऐसा था जब हम परतंत्र थे, जब अंग्रेजों का शासन था, और इसीलिए हमारे पास अपनी न्यायिक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थीं और संसदीय मार्ग भी उपलब्ध नहीं थे अपनी बात रखने के लिए, और इसीलिए अलग अलग आंदोलन, अलग अलग सत्याग्रह, अलग अलग क्रांतिकारी कार्य, ये उस समय जस्टिफाइड, न्याय संगत भी थे। लेकिन अब मार्ग बदल गया है। अब हम संविधान स्वीकार कर रहे हैं, और जब हम संविधान स्वीकार करते हैं उस समय ये क्रांतिकारी कार्य, ये हिंसक आंदोलन, ये अब हमें त्याग देने चाहिए। ये यदि हम इसके आगे भी स्वीकार करते रहे तो क्या होगा? तो डेमोक्रेसी टिक नहीं पाएगी। और इसीलिए बाबा साहेब ने ही इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक शब्द प्रयोग किया था। उन्होंने इस पूरे वामपंथी उपद्रवी प्रक्रिया को कहा था ग्रामर ऑफ एनार्की, अराजकता का व्याकरण। ये ग्रामर ऑफ अनार्की अब हमें पूरी तरह से नकार देना चाहिए। और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभा में वे उल्लेख करते हैं, वे जागरूक करते हैं कि 2 प्रकार की जो शक्तियां हैं उनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। एक कहते हैं कम्युनिस्ट और दूसरे सोशलिस्ट। कम्युनिस्टों के बारे में वे कहते हैं कि इस संविधान पर और संसदीय लोकतंत्र पर इनका विश्वास नहीं है, और इसीलिए तथा हिंसा के मार्ग पर इनका विश्वास है, और इसीलिए इन्हें मौका मिलते ही ये हिंसा के मार्ग से या किसी भी मार्ग से इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। और समाजवादियों के बारे में उन्होंने कहा कि ये अलग अलग तरीकों से आंदोलन करेंगे और इन्हें असीम अमर्याद अधिकार चाहिए। असीम अधिकार कौन से? तो उन्हीं की भाषा में कहें तो उन्होंने कहा राजसत्ता उखाड़ फेंकने के भी और उसके लिए आंदोलन करने के भी अधिकार उन्हें चाहिए। इतने स्पष्ट शब्दों में बाबा साहेब आम्बेडकर ने इन शक्तियों के बारे में हमें जागरूक किया, और इसीलिए हमें इन युवाओं के बीच के काम का जो महत्व है ये और अधिक महसूस होता है। हमें यदि विकसित देश बनना है, जैसा कि भरत जी ने अपने भाषण में बताया कि विकसित देश बनना हो, तो इस युवा शक्ति का एक बड़ा योगदान हमें चाहिए। लेकिन यह युवा शक्ति कैसी चाहिए? कौन से संस्कार चाहिए? कौन से सपने चाहिए? कौन से गीत चाहिए उनके होठों पर? यह बात बहुत सावधानीपूर्वक हमें तय करनी चाहिए। पठन इस प्रकार है, और उसके लिए जो कुछ हमें, यानी इस आंदोलन को केवल पॉलिटिकल दृष्टि से मत देखिए, केवल एंटी बीजेपी एंगल से इसे मत देखिए। ये आंदोलन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया आंदोलन है, इस अर्थ में देखिए। अगेंस्ट द नेशन, भारत के खिलाफ खड़ा किया गया एक आंदोलन है, इस अर्थ में इस शक्ति की ओर हमें ठीक से देखना चाहिए। बाबा साहेब ने जिसके बारे में हमें जागरूक किया, उस ग्रामर ऑफ अनार्की को ठीक से पहचानना चाहिए, डिकोड करना चाहिए, और उसका उत्तर भी हमें खोजना होगा। केवल डिकोड करने से काम नहीं चलेगा, और यदि उत्तर खोजना है तो हमें अपनी सकारात्मक रेखा जो है उसे बहुत बड़ा करना होगा। इन युवाओं में, युवतियों में बहुत बड़े पैमाने पर संपर्क करना होगा। आज भी युवाओं को देशभक्ति और सेवा का जबरदस्त आकर्षण है। ये आकर्षण हमें फिर से एक बार जगाना होगा। इस आकर्षण के माध्यम से हमें फिर से एक बार राष्ट्रभक्ति का भाव उनके मन में जगाना होगा। और विद्यार्थी परिषद ये काम करने के लिए अत्यंत उपयोगी, अत्यंत प्रभावी ऐसा एक मंच, फोरम है, ऐसा एक उत्तम संगठन है। और इसीलिए विद्यार्थी परिषद ने कितने अच्छे काम किए हैं, इसके आगे हमें हमारे प्रांत के मंत्रियों ने या आशीष जी ने बताया है। लेकिन हम कहते हैं अधिकम फलम, इतना किया है तो और अधिक अपेक्षा है। और इसीलिए अधिक अपेक्षा यह है कि इस विद्यार्थी परिषद का संगठन 100% छात्रों का संगठन बने, उस दिशा में बढ़ने वाला संगठन। सबसे बड़ा संगठन कह दिया ये पर्याप्त नहीं है, तो 100% छात्रों तक राष्ट्रीय विचार पहुंचाने वाली एक व्यवस्था खड़ी करने की दृष्टि से यह यात्रा हमें करनी है। और इसीलिए इस दृष्टि से काम यदि बढ़ाना हो तो उस गतिविधि के केंद्र के रूप में यह कार्यालय, इस एंगल से हम इस कार्यालय के निर्माण वास्तु की ओर, इसका महत्व इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मुझे लगता है चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने आएं, फिर भी ध्येय को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखकर निरंतर आगे बढ़ने वाले, ऐसा संस्कार लेने वाले हमारे कार्यकर्ता, इससे भी विपरीत परिस्थितियों का हमने सामना किया है। एक समय ऐसा था जब संघ के रूप में हम जीवित रहेंगे या नहीं, ऐसा प्रश्न था। ऐसे समय में भी हम सर्वाइव हुए, और केवल सर्वाइव हुए ऐसा नहीं,
प्रभावी हुए। अब हालांकि हमें केवल अपना संगठन बड़ा नहीं करना है, तो पूरे समाज को संगठित करना है। एक कदम ऊपर की हमारी अगली चुनौती है, और इसीलिए पूरे समाज को संगठित करना, उन्हें एक सूत्र में पिरोना, एक सपना उन्हें दिखाना। राष्ट्र सर्वप्रथम ऐसा सपना देखने के लिए प्रेरित करना। और इसीलिए एक गीत की पंक्ति मुझे याद आती है। गीत है, सौख्य फूले नहीं, विपदा रोवे नहीं, कंटकों के मार्ग पर भी धैर्य बल खोवे नहीं। शत्रु जिसका देख साहस हाथ बस मलता रहे, है वही पुरुषार्थी जो संघपथ चलता रहे। ऐसे संघपथ पर चलते रहने का एक संकल्प करके हम सभी इस कार्यालय के कार्य में अपना अपना योगदान दें, ऐसी अपेक्षा इस अवसर पर व्यक्त करता हूं और विराम लेता हूं।